हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के लिए मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए वीडियो को इन तक आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपको वादा दिलाता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपका एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को इन तक आप जरूर देखिएगा। सारा प्रश्न जो है दोस्तों गेस किया हुआ है, आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है, त्रिभुज का सभी कोनों का योग कितना होता है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज का सभी कोनों का योग कितना होता है। देखिए, त्रिभुज इस प्रकार से होता है। मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कोण ए। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कोण बी, यहाँ पे मान लेते हैं कोण सी। ठीक, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर जो मान होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज का सभी कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं दोस्तों? 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों, आपसे अगर जो पूछे कि चतुर्भुज, अगर जो आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि चतुर्भुज का सभी कोणों का योग कितना होता है, यहाँ से इस तरह से, तो चतुर्भुज का सभी कोणों का योग पूछेगा दोस्तों तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा कि चतुर्भुज का तीनों का कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए देखिए, अब आप अगला प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, मान के लिए यह एक वृत्त है और इसमें आपसे पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है कितना डिग्री का होता है। तो दोस्तों, वृत्त का केंद्र पर जो बना कोण होता है वह 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। तीसरा प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्याओं की अनुपात होगा। इनकी त्रिज्याओं की अनुपात क्या होगा दोस्तों, जब इसका वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हम R1 मान लेते हैं, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे R2 मान लेते हैं। ठीक है, R1 R2 क्योंकि दोनों अलग अलग वृत्त है। ठीक, अब देखिए हमारे यहाँ पर 4:9 का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ से हम R1 बटा R2 निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम जब स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल इस साइड 4 का भी हो जाएगा और इधर 9 का भी। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर को इस साइड भेजते हैं तो अंडर रूट में चढ़ जाता है। ठीक, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? 2:3। ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है 2:3, और बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। चौथा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों, जब भी आपको दो त्रिभुज क्या हो? समरूप हो। ठीक है, जब भी दो त्रिभुज समरूप हो और उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ हो और आपसे भुजा का अनुपात पूछे, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा उसका आप वर्गमूल कर दीजिएगा। ठीक है, उसका आप वर्गमूल कर दीजिएगा तो आपका जो है भुजा का यहाँ से अनुपात निकल जाएगा। तो भुजा का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? 4:9। हमारे यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 4:9। और दोस्तों, जब भी आपको भुजा का अनुपात दिया हुआ रहे और दो त्रिभुज समरूप हो रहा हो और भुजा के अनुपात दिया हुआ हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो भुजा का आप स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। 5 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। जैसे में देख लीजिए दोस्तों, ये जो है मान लीजिए एक वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है और यहाँ से मान लेते हैं कि कोई वाह बिंदु है। ठीक है, यहाँ कोई वाह बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा हम इस तरह से खींचते हैं। ठीक,
इस तरह से हम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है दोस्तों कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, तो ये स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है दोस्तों दोनों समान होती है, ठीक है, यानी कि दोनों क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा समान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप याद रखिएगा कि जब भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखाओं की लंबाई पूछेगा तो वो क्या होता है, समान, ये दोनों बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, छठा नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मैट्रिक परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। कह रहा है कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है, ठीक है। सिर्फ अर्धवृत्त, देखिए अर्धवृत्त इस तरह से होता है दोस्तों, मान लीजिए यह एक अर्धवृत्त है, ठीक है, ये अर्धवृत्त है। और थोड़ा हम अच्छा से बना लेते हैं, देखिए इस तरह से ले लेंगे और यहाँ से हम एक मान लिए कि यह एक अर्धवृत्त है, ठीक है। और यहाँ से आपसे पूछा गया है कि इसके व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, यानी कि जो व्यास है दोस्तों इसके द्वारा आपका परिधि पर जो बना कोण होगा वो पूछा गया है, ठीक है। तो ये परिधि पर जो कोण यहाँ पर बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, कि जब भी आपसे पूछेगा कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो परिधि पर बना कोण जो होता है व्यास के द्वारा दोस्तों 90 डिग्री का होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए, 7वां नंबर, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। अगर जो दोस्तों किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए वृत्त का जो परिधि होता है क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ये दोनों हमारा समान दे दिया, परिधि और क्या क्षेत्रफल, तो दोनों को हम बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ से हमको त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आर काटेंगे, यहाँ इधर r² है तो इधर r² एक था, यहाँ पर r² है तो एक r यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि हमारा r बराबर जो यहाँ पर बचेगा कितना आ जाएगा, 2। तो वृत्त का जो हमारा त्रिज्या होगा कितना हो जाएगा, 2, यानी कि हमारा 2 इकाई जो यहाँ पर है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। और दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर हमेशा लाता रहूँगा, इसलिए आपका नोटिफिकेशन आप पे जल्द से पहुँचेगा, ठीक है। इसलिए आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए आप 8वां प्रश्न में कह रहा है कि r त्रिज्या वाले तथा h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन है, ठीक है। r त्रिज्या वाले और h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 πr² होता है, ठीक है। ये शंकु का आयतन होता है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए 9वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी कि ऊंचाई के मिलान बिंदु को कहा जाता है, ठीक है। जब तीनों त्रिभुज के दोस्तों किसी भी त्रिभुज के तीनों लंब मतलब ऊंचाई के मिलान बिंदु को कहा जाता है तो अंतः केंद्र कहा जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतः केंद्र। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 10 नंबर, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा। कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है, 1/√3 जो है दोस्तों किसका मान है, तो दोस्तों 1/√3 जो है tan 30 डिग्री का मान होता है। अब ऑप्शन नंबर सी को आप देखिए, और पाई का जो वैल्यू होता है दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा, पाई के वैल्यू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए tan, इसके में लिखा हुआ π/6, तो π/6 यानी पाई का वैल्यू 180 और बट्टा में कितना लिखा हुआ है 6, इसको काटिएगा तो 6 के 18 कट जाएगा, यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर π/6 की जगह पर हम 30 डिग्री पुट करेंगे, और tan 30 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों 1/√3 ही होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि tan π/6 का मान जो होता है 1/√3 होता है, और π/6 को हम इस तरह से काट लिए हैं, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न। और दोस्तों आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। उसमें सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हुए दोस्तों, जो कि आपका एग्जाम में 100% आने का संभावना है, ठीक है। इसलिए एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों वो वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि AP
2,5,8,11 डॉट 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 का 9वां पद होगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों एक इसका फार्मूला होता है। ठीक है, Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d। इसको आप याद कर लीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो। अब आपसे यहाँ पूछा गया है Tn यानी कि 9वां पद यहाँ से पूछा गया, 9वां पद हमको निकालना है, तो यानी कि T9 हमको यहाँ से निकालना है। और इसमें प्रथम पद जो हमारा होता है दोस्तों 2 है, जो हमारा प्रथम पद है। ठीक है, तो यहाँ a जो लिखा हुआ है इसको हम प्रथम पद से डिनोट करते हैं, और प्रथम पद यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। और यहाँ जो हमारा पदों की जो संख्या दिया हुआ है दोस्तों, ये 9वां पद तक दिया हुआ है, तो यहाँ n हमारा कितना है 9 है। ठीक है, क्योंकि 9वां पद तक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9 पुट करेंगे और माइनस में 1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो डी होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस हम डी को बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हम निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं। ठीक है, T2 माइनस T1 करते हैं। तो देखिए यहाँ पर T1 जो है 2 है और T2 जो है 5 है। इसी तरह T3 हो जाएगा 8 और T4 हो जाएगा 11। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 कितना है 5 है। ठीक है, और T1 कितना है 2 है, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। या तो दोस्तों आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं। हम यहाँ से T2 माइनस T1 किए, तो इसका जो हमारा दोनों का अंतर निकल गया 3। ये जो हमारा फार्मूला होता है दोस्तों D बराबर T2 माइनस T1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमको कितना निकल गया D बराबर 3। अब देखिए यहाँ से हम आगे इसका T9 निकालना है, तो आगे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से हमारा 2 हो गया, और यहाँ से जब हम इसको घटाएंगे तो 9 में से एक जाएगा तो 8, और 3 के कितना होता है 24, तो यहाँ पर हम 24 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बराबर में जो हमारा आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 16, ये 24 और 2 कितना होता है 26, इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, केवल आप इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि ए को हम प्रथम पद बोलते हैं, जो कि यहाँ पे होता है प्रथम पद, और एन को हम पदों की संख्या बोलते हैं, जो ये हमारा 9 को पदों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए डी को हम कॉमन डिफरेंस सार्वंतर बोलते हैं, जो कि T2 माइनस T1 करके हम सार्वंतर निकालते हैं। ठीक है, इस तरह करके आप इसको बनाइएगा और समझिएगा अच्छी तरह से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए अब 12 नंबर प्रश्न भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। दोस्तों एक घात वाला बहुपद जो होता है रैखिक बहुपद कहलाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो होता है 2 घात वाला बहुपद जो होता है दोस्तों, ये द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, और 3 घात वाला बहुपद जो होता है त्रिघात बहुपद कहलाता है। ये तीनों का आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 13 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों हम अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, पहले ये समझिए। जो 1 से और अपने आप से कटता है उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑप्शन में 2, 1 और यहाँ 3, 5। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 2 जो लिखा है दोस्तों, यह जो है अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर 1 जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ये अभाज्य संख्या हमारा नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में 3 लिखा हुआ ये भी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर डी में 5 लिखा हुआ ये भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये देखिए 2 को 1 और अपने आप से केवल कट रहा है, 3 भी 1 और अपने आप से कट रहा है, 5 भी 1 और अपने आप से कट रहा है। मगर आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ 2, 3, 5 में सबसे छोटी कौन होगा 2, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा 2। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए अब 14 नंबर। 2 sin 38 डिग्री बाई cos 52 डिग्री का मान है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम cos 52 डिग्री को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 90 माइनस 38 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 38 डिग्री लिखेंगे, और cos 90 माइनस थीटा दोस्तों जानते होंगे क्या होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर कितना है 38 डिग्री, तो यहाँ पर हम 38 पुट कर देंगे, और यहाँ पर cos 52 डिग्री को हम चेंज करके कितना ले लाएँ साइन 38 डिग्री। तो साइन 38 डिग्री को हम वहाँ पर अब पुट कर देंगे cos 52 डिग्री की जगह पर, तो साइन 38 डिग्री और यहाँ पर भी साइन 38 डिग्री रहेगा, दोनों काट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम cos 52 डिग्री को चेंज किए, अब साइन 38 डिग्री को भी चेंज करके बनाइएगा, आपका आंसर 2 ही आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए अब 5वां
5वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। देखिए 3 लगातार प्रकृत संख्या दोस्तों 1, 2 और 3 होता है, ठीक है। और यह माध्य पूछा है यानी कि औसत, माध्य मतलब औसत होता है, ठीक है। तो औसत निकालने का जो हमारा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है कुल पदों का योग बटा में पदों की संख्या, ठीक है। तो कुल पदों का योग हम करेंगे दोस्तों तो 1 + 2 और यहाँ 3, कुल पदों का योग हो जाएगा। और यहाँ पर पदों की संख्या हमारा कितना है, 3 है, तो 3 से भागा दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमको ऐड करके कितना आ जाएगा, 6 और बटा में 3, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, ठीक। ये हमारा राइट आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।